हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जीके जीएस का आज जो है हमारा रिवीजन है। और जैसा कि आप लोगों के कल मैसेज आ रहे थे कि अब आप नई चीज़ें मत पढ़ाइए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कराओ, तो रिवीजन ही है। और हाँ, पहले ही बता देती हूँ, कल जो हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो आधी क्लास की थी उसका पीडीएफ तो बन गया था, बट पता नहीं क्यों उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो अब अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले आज रिवीजन करा देते हैं, कल जो है गांधी जी से रिलेटेड पूरे आंदोलन आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली हमारा ये रिवीजन है, तो हम क्विक रिवीजन करेंगे। और ये पीडीएफ तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो आपको पड़ेगी, तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर ही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आए तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर बताना। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कई बार पूछा हुआ है क्योंकि इस स्थल से ही पूर्व हड़प्पा जो हड़प्पा है वहाँ के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो फिर बहुत सारे परिवर्तन भी देखा जा सकता है। फाइनली इंपॉर्टेंट हमारा राजस्थान, कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो वो आपका हुआ चहुंदड़ों से। तो मनके के निर्माण का जो है जब भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने और भी चीजें लिखी हुई हैं। मनके हो गए, उपकरण हो गए, मुहरे जो मुहर होते हैं वो सब हमको चहुंदड़ों से प्राप्त हुआ है। देखिए इसमें आपका सब कुछ मिक्स है। ठीक है, सारे जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त होता है। तो वो है हमारा नर्मदा घाटी। याद रखना, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि भारत में मनुष्य का पहला प्रमाण मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। याद रखना, जो पशुपालन और जो कृषि है उसका जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो कि पूछा जाता है आपसे। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेगा कि नवपाषाण युग को क्या कहते हैं। तो नया पाषाण युग भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले थे। ठीक है, और दयाराम साहनी, ये वाली लाइन आप देखिएगा, दयाराम साहनी ने पहली बार 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो पूछेगा हड़प्पा की खोज किसने की। देन जो है आर डी बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला की खोज की। ठीक है, एंड मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखी घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। तो दोनों में डिफरेंस है। मोहनजोदड़ो तो है सबसे बड़ा, बट अगर भारतीय आपसे पूछेगा सबसे बड़ा तो वो है हमारा राखी गढ़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो वो है हमारा पूरा पाषाणिक संस्कृति। ये है भारत की प्राचीनतम संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका भीमबेटका है, सबसे पहले भीमबेटका बताओ किस राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका के शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रसिद्ध है आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भीमबेटका किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेना जिले में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, किस लिए फेमस है, साथ में किस राज्य में है। ठीक है, और कल वाली क्लास की मैंने पीडीएफ भेज दी है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो आप वो देख लीजिएगा। और कल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। बस वो वीडियोस में कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसे मुझे हटाना पड़ा है। तो अब ये देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सैंधव काल के किस पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के। देखो ये हल द्वारा जुताई के प्रमाण आपसे पूछेगा, तो वो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान। हल के द्वारा जो जुताई के प्रमाण है वो आपको कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको पता है वाटर मैनेजमेंट जल प्रबंधन प्रणाली से क्वेश्चन पूछता है, तो उसका आंसर हमेशा से धौलावीरा होगा। बट धौलावीरा है कहाँ पर, तो ये गुजरात का हड़प्पा स्थल है। और एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और इसकी तूफानी जल निकासी प्रणाली धौलावीरा में प्रमुख पुरातात्विक निष्कर्ष है। साथ में सुरकोटदा भी आपसे पूछेगा, तो सुरकोटदा गुजरात में एक हड़प्पा स्थल है। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों और अंडाकार कब्र और दफन बर्तन प्रमुख पुरातात्विक निष्कर्ष हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सुरकोटदा, धौलावीरा ये किस राज्य में है और किस चीज के लिए फेमस है। तो घोड़े की हड्डी वाला क्वेश्चन पूछा था, तो इसका होगा सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे। तो वो थे तांबा से।
तो जो हड़प्पा संस्कृति है वहाँ के जो उपकरण है वो तांबा से निर्मित थे और हड़प्पा शहरों में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि बार बार प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा में किस चीज़ का उपयोग नहीं होता है, तो याद रखना लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है। ये इसमें किस मतलब कि जो हड़प्पा संस्कृति है इसमें तांबा जो है उससे निर्मित उपकरण का यूज होता है, लोहे का नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, तो वो थी नगरीय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रकृति है वो नगरीय है और ये प्रश्न आपको पता ही है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। जैसे कि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसको हम कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। अगला प्रश्न देखो, हल का टेराकोटा कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो बनावली। हल का जो टेराकोटा है वो बनावली में प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बनावली हड़प्पा सभ्यता में हल का टेराकोटा जो है उसकी मॉडल की खुदाई की गई थी। और याद रखना जो बनावली है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो ये भी याद रखना कि बनावली कहाँ पे है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 11। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि जल प्रबंधन से जब भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर हमेशा धोलावीरा होगा। ठीक है, साथ में आपका लोथल जो है 1954 में इसकी खोज SR राव ने की थी और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, मतलब बंदरगाह शहर। लोथल किस राज्य में है, कमेंट करके बताएं क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है। अगला प्रश्न देखो, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है, तो वो होता था लाल, लाल रंग का। नेक्स्ट है, चहुंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि स्थित है कहाँ पर, सिंध में स्थित है। चहुंदड़ो जो है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित ही है और ये सिंध में है। ठीक है, चलिए धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है, अभी हमने देखा। और धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई थी, तो ये आपसे पूछेगा ना कि किस समय का है, ये हड़प्पा का है, सिंधु घाटी का सभ्यता का है, तो याद रखना ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का है। और एक चीज और पूछता है, बता देती हूँ, हड़प्पा तो इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं, हड़प्पा HARAPPA, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी। इसको याद करने का तरीका आपको मैं बता देती हूँ, रावी। आप हड़प्पा का र मतलब आर और रावी का आर, इन दोनों को कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपसे नदियों के नाम इतने आपको याद करने होंगे ना कि आप भूल जाएंगे। तो ताकि आपको कभी भूले ना, तो हड़प्पा का आर और रावी का आर, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला देखते हैं, लो यहाँ पर आ ही गया, अभी मैं आपको बता रही थी 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था, तो वो है रावी। ट्रिक याद रखना। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, तो जो मोहनजोदड़ो है ना इसका है अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, अभी इसको हमने ऊपर डिस्कस किया है, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, तो वो था चहुंदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, तो वो था हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा है, तो वो है आपका हड़प्पा, जिसकी आपको पता ही है 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। और पहली साइट के रूप में ही हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा। और इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अभी तो मैंने आपको बताया कि हड़प्पा को जो है रावी नदी के तट पर स्थित है और ये कहाँ पर है, तो ये पंजाब मतलब पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, तो वो था हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो वो था हड़प्पा। ये पूछता है कि एक डांस करती हुई जो मूर्ति है नटराज की वो किस स्थान पर मिली है, तो वो है हड़प्पा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
जो पुरातात्विक स्थल है सुरकोटदा वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। गुजरात के ये कच्छ जिले में स्थित है और ये एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी स्थल है जहां पर घोड़े के अवशेष पाए गए। तभी तो जाकर हमको फिर पता लगा कि अच्छा मतलब ये लोग घोड़े भी पालते थे उस समय। और आपको पता है ये कालीबंगा आपका राजस्थान में है और बनावली आपका हरियाणा में है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि जितने भी साइट है ना इनके आपके राज्य आपसे पूछे जाएंगे कि किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो। और एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि देखो आज आपका हो गया है 9, मुश्किल से 3 से 4 दिन का समय है। तो जितना ज़्यादा आप खुद से रिवीजन कीजिए, मेरे वीडियो के थ्रू रिवीजन करेंगे ना वही फायदा होगा। क्योंकि सच मानो तो हम नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पुरानी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना सबका मैं रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर थे उस पर अक्सर जो है बैल को देखा जाता था। फोटो आप देख सकते हैं इस तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो वो थे आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी के द्वारा, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं फोटो, ये ईंट के बने भवन है। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि वहां पर आपको ईंट के बने भवन जो है मिलते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है इस फोटो में। तो इसकी फेमस चीज़ यही थी कि ईंट की बनी इमारतें थी, इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं। बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। तो ये रहा, फोटो देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ईंट के बने भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, याद रखना कांस्य युगीन सभ्यता हम इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? तो वो थे विष्णु। याद रखना, देखो एग्जामिनर ना क्वेश्चन हमेशा नहीं वाले पूछता है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो आखिर में ऐसे कोई भगवान थे जिसकी पूजा नहीं करते थे लोग हड़प्पा वाले? तो वो थे विष्णु, विष्णु भगवान। तो ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फिर पूजा किसकी करते थे? मतलब ये तो हड़प्पा की बात हो गई, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? पशुपति की, ठीक है। अगला है वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसीलिए पूछता भी है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। और 4 वेद होते हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें आपसे पूछेगा कि गीतों का संबंध किससे है? तो गीतों का संबंध होता है सामवेद से। जो अथर्ववेद है इसको हम बोलते हैं जादू जादू टोने से संबंधित है। आपका जो यजुर्वेद है आपको पता होगा ये आपका यज्ञ से संबंधित है, तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना है और ये 10 पुस्तकों में विभाजित है जिन्हें हम मंडल के नाम से जानते हैं। 10,600 छंद और 1,028 सूक्त, ये नंबर पूछा गया है, तो इसको आप रट लो। जो चीज़ें पूछी गई हो मैं आपको बताती हूँ, ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 होते हैं, 4 हैं, और जिसमें से आपका धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो वो है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलेगा? ऋग्वेद में। तो मंत्र जो है वो प्राचीन सूर्य देवी सावित्री को समर्पित है। चलिए, तो ये अभी मैंने आपको जो बताया था कि अथर्ववेद का संबंध है जादू टोने से, सामवेद म्यूजिक मतलब गीतों से संबंधित है, यजुर्वेद आपका यज्ञ से संबंधित है। और ये इसीलिए लिखा है मैंने क्योंकि यही पूछता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद इसका संबंध किससे है, ठीक है। चलिए, वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, मतलब कौन सा ऐसा वेद है जो धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान? तो वो है आपका यजुर्वेद। अभी मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में मंत्र हैं, तो ऋग्वेद मंत्र हैं 1028। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गत एक मंत्र है? तो वो है आपका मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से संबंधित है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोगों ने 14 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि रिवीजन जरूरी है। किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान समाहित है? सामवेद में है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से है। और कौन सा वेद जादू अनुष्ठान और वशीकरण मतलब जादू टोने जो आप जानते हैं ना ब्लैक मैजिक, उससे संबंधित है? तो वो है आपका अथर्ववेद। और ये अथर्ववेद और ये यजुर्वेद बहुत पूछता है,
ठीक है। सामवेद का तो म्यूजिक से है, अथर्ववेद का जादू टोने से संबंधित है, यजुर्वेद का अनुष्ठान से, यज्ञ से, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वो है आपका महाउपनिषद। इसमें जो है वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। अगले पे चलते हैं। सबसे पुराना उपनिषद, देखो यहाँ पर वेद नहीं पूछ रहा है, ये उपनिषद है, तो उपनिषद भी तो होगा कोई सबसे पुराना। तो सबसे पुराना उपनिषद है हमारा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, यहाँ तक तो हम लोगों ने वेद उपनिषद के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनका भी रिवीजन करते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। तो यहाँ से कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहला याद रखना है जैन तीर्थकर, 23वां याद रखना है, 24वां याद रखना है, ये 3 तो याद कर लो। तो जैसे कि आपके ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव जो है भगवान ऋषभदेव, जिन्हें भगवान आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ये पहले जैन तीर्थकर थे, इसीलिए पूछता है पहले कौन थे? ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। सेम उसी तरीके से महावीर स्वामी, आपको पता है ये 24वें और अंतिम थे। ठीक है, महावीर जो स्वामी है वो 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर थे, और इनका जन्म हुआ था, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ, उन्हें बाद में भगवान महावीर के नाम से जाना गया। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और 12.5 वर्षों तक उन्होंने गंभीर ध्यान और तपस्या की, जिसके बाद वे सर्वज्ञ हो गए। तो नाम आपसे पूछता है पहला कौन थे, 23वें, 24वें, इस तरीके से। तो ये थे हमारे पहले एंड 24। आगे देखिए, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो वो है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आपको याद रखना है नियम, ये 9 से आप याद रख सकते हैं, नियम से संबंधित है ये, अनुशासन और उसके नियम से। सुत्त पिटक आप समझ सकते हो, सुत्त का मतलब उपदेश दे रहा है कोई, ठीक है, उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम्म है, धम्म का मतलब शिक्षा, बुद्ध की शिक्षाओं का दर्शन है। तो ये मतलब आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछेगा कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न देखो, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था, कहां पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहां पे है? तो वाराणसी में है। ठीक है, चलिए, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहां पर व्यतीत किया था? तो बोध गया में। ठीक है, बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा था। तो लंबे वर्षों तक इन्होंने तपस्या की है बोध गया में। मतलब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध गया में काफी समय तक अपना टाइम वहां पर जो है व्यतीत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र शी। सारे अध्यक्ष के नाम आपको याद रखना है। तो चलो सबसे पहले हम सारे अध्यक्ष का नाम देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी ताकि आपको याद रहे। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी आपकी राजगृह में, अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासन काल किसका था? अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में, अध्यक्ष थे साबाकामी, शासन काल कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति आपका पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष मोगलीपुत्र, जो भी पूछा है, शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ वाली आपकी हुई है कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष वसुमित्र, और ये शासनकाल था कनिष्क का। अब इस तरीके से याद करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ये स्थान को याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, रा वा पा का, राबा पा का, आप इस तरीके से याद कर लो। तो रा से हो गया राजगृह, वा से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र, और के ए से हो गया कुंडलवन कश्मीर। तो ये है आपका स्थान को याद करने की ट्रिक। अब देखो, अब आपको कभी भूलेगा ही नहीं। जैसे ही मान लो किसी ने पूछा द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर हुई, तो आपके मन में तुरंत ये ट्रिक आएगी, रावा पाका। तो रा वाह मतलब वैशाली में हुई। तीसरी कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। चौथी कहां पर हुई? के ए से कुंडलवन। और पहली कहां पे हुई? तो आर ए से राजगृह। मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रिक के बाद आपको कभी ये याद करने की भी जरूरत होगी। चारों बौद्ध संगति का स्थान। अब आपका काम और आसान कर देती हूँ, शासन काल भी याद करवा देती हूँ, क्योंकि ये भी पूछता है। तो ये देखो, अब याद करना डिफिकल्ट है, तो अजातशत्रु ए याद कर लो, कालाशोक का के याद कर लो, ए के, ठीक है। फिर अशोक आप ए याद कर लो, फिर कनिष्क का के याद कर लो, ठीक है। आका, आप यहां पर देखो, ए के आका, आका, समझ रहे हैं आप? ये देखिए, आका
और नीचे भी आका। तो सबसे पहले याद रखो कि आप सबसे पहले तो हम कोई भी इंसान पहले तो वही आएगा जो अजात हो, मतलब वो जो एक तरीके से जल्दी उठ जाए, इतना भी आप समझ सकते हो। तो ए, क्योंकि देखो यहाँ पर ए के ए ऐसे है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो भाई अजात शत्रु ही आता है, शत्रु ही सबसे पहले आक्रमण करता है, आप जानते हो। तो इस तरीके से भी याद कर लेना। तो अजात शत्रु आपका पहला हो जाएगा। देन कोई दिक्कत नहीं है, के से आपका हो गया कालाशोक, फिर उसके बाद से ए बचा हमारा अशोक का, और के से हो गया हमारा कनिष्क। तो इसको याद करने की ट्रिक है, सिंपल सा है, ए के आका। ठीक है, तो मैंने आपको स्थान राजगृह ये सब मैंने आपको रावा पाका से याद करवा दिया, शासनकाल मैंने आपको आका से याद करवा दिया, ए के। तो बाकी बस बच गया अध्यक्ष। तो इतना तो आप याद कर सकते हो कि पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, जो सबसे महान होगा वही आएगा पहली बार में। उसके बाद से सब काम निपट गया है, द्वितीय वाले में महान आदमी आ गया, उनका काम निपटाने के लिए आएगा ये सभा कामी। ठीक है, उसके बाद से तृतीय में आएगा जंगल का राजा मोगली, मोगली पुत्रशी। ठीक है, चतुर्थ में आपका वसुमित्र, लास्ट में सब मित्र बन जाते हैं एक दूसरे के। तो इस तरीके से आपको याद करना है कहानी के माध्यम से, और अगर आपने रटने की कोशिश की तो आप भूलेंगे जरूर। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको यह अध्यक्ष भी कभी भूलेगा। सबसे पहले महान लोग आएंगे, फिर उनका काम निपटाया जाएगा, तीसरा वही होता है जो मोगली होता है, जंगल का राजा, और लास्ट में जो है सब मित्र बन जाते हैं, वसुमित्र। ठीक है, तो आपको स्थान भी याद हो गया, अध्यक्ष भी, शासनकाल भी। और अगर आपको सच में पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, तृतीय मैंने बताया ना, जंगल का राजा मोगली पुत्र ती से आपको याद भी रहेगा, तिस का मतलब तृतीय पे है ये। ठीक है, नाम में ही इसके तिस है, तो तिस का मतलब ये तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष है। तो ये हो गया। चतुर्थ के आपको पता है, ये मैंने बोला लास्ट में सब मित्र बन जाते हैं, वसुमित्र। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। और जहां तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो था पाटलिपुत्र। चलिए अब यहां से इसी हम जो हमने पढ़ा है इसको ध्यान से करते हैं। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहां पे हुआ था? रावा पाका राजगृह। किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? किसके शासनकाल में हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था ना, ए के, तो के से आ गया कनिष्क। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? राजगृह, जिसे हम राजगीर भी बोलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? रावापा, पा से हो गया पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। पहला मैंने आपको बोला पहले तो शत्रु ही आक्रमण करता है, अजात शत्रु पहला यही था ना जिसने बुलाया था। तो ये हो गया शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन में काल में हुआ था? कनिष्क, ए के, लास्ट में के आ गया आपका। महात्मा बुद्ध ने कहां पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, यहां पर। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं। तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और महापरिनिर्वाण का अर्थ आमतौर पर एक प्रबुद्ध प्राणी द्वारा प्राप्त निर्वाण की मतलब परम अवस्था, कुछ कुल मिलाकर जो उनकी मृत्यु थी उसको हम महापरिनिर्वाण से जो है संबोधित करते हैं। और गौतम बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर जो है आपको पता ही है निर्वाण को जो है प्राप्त किया, ये याद रखना। इसके पश्चात उन्होंने गौतम बुद्ध तथा जिसने सत्य को प्राप्त किया है के रूप में उनको जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन या कानून के चक्र का घूमना कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है। तो जो उनकी मृत्यु थी ना उसको हम महापरिनिर्वाण से संबोधित करते हैं, और जो उनका उपदेश था उसको धर्म चक्र परिवर्तन से। तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। और जब उनका घर छोड़ा, जब उन्होंने छोड़ा, उसको हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। देखो, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, इन तीनों का मीनिंग आपसे पूछेगा कि इसको किस नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण को हम घर त्याग से जानते हैं, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में उनकी जो मृत्यु हो उससे संबोधित करते हैं, और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको जो है हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो था वैशेषिक। ठीक है, तो महर्षि कर्णाद ने किया था, जो कि वैशेषिक दर्शन। ये भी आपसे पूछेगा ना किसने इसका प्रस्ताव इसको किया था, तो नाम भी याद रखना, महर्षि कर्णाद ने किया था, जो कि वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगति पूछा है आपसे, बौद्ध नहीं जैन पूछा है, तो उसके थे स्थूलभद्र। देखो, इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और पहली जैन महासभा में जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था, एक थे दिगंबर और ये था श्वेतांबर। ये प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है, तो दिगंबर और श्वेतांबर में। अभी मैं आपको बताऊंगी दिगंबर कौन होते हैं और श्वेतांबर, वो भी पूछता है। तो पहले जैन तीर्थकर अभी हमने पढ़ा, वो थे हमारे ऋषभनाथ, जिनको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। दूसरे हैं हमारे अजीतनाथ, दूसरे थे ये। सुमितनाथ पांचवें थे, अभिनंदन नाथ चौथे थे, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप पहला, 23वां, 24वां तो याद ही कर लो। अगर आपसे इतना नहीं याद हो रहा तो कम से कम पहले हमारे ऋषभनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर, इनको तो याद कर लो। ये पूछा हुआ है इसलिए, ठीक है। और जैन धर्म को दो भागों में बांटे हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। महात्मा बुद्ध की जो है माता का नाम क्या था, ये भी आपसे पूछेगा। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, और वो कोलिया, ये कोलिय वंश की थी ना, इसलिए आपसे पूछेगा। इनका जन्म आपको पता है लुम्बिनी में, और इनको हम शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, इसलिए हम इनको शाक्य। पूछता है कि कौन है जो शाक्य क्षत्रिय, शाक्य मुनि जाने जाते हैं, तो वो है गौतम बुद्ध, ठीक है। और ये आपको पता है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनके पिता कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन थे और उनकी माता जो है महामाया थी। विवाह इनका काफी कम उम्र में हो गया था, यशोधरा, और उनका एक बेटा था राहुल। 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये बार बार पूछता है कि किस पेड़ के नीचे, तो पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के, याद रखना। भरहुत और जो अमरावती है वो सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी, तो वो थी गौतमी, ठीक है। बौद्ध संघ की पहली महिला अनुयायी थी तो गौतमी थी। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बनारस में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने पहले गुरु अलार कलम से साख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, और बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा की रात जो है आत्मज्ञान प्राप्त किया था। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को हम बोधि वृक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखो, कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है, तो वो ये है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां पर है, तो वो पावापुरी में है। ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, ठीक है, पावापुरी। तो पावापुरी आपका बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। और ये जैन धर्म में पावापुरी पवित्र स्थान है, क्योंकि यह महावीर जी का अंतिम संस्कार क्षेत्र था। पहले तीर्थकर आपके ऋषभनाथ हैं। और जैन शब्द की उत्पत्ति जीन या जैन से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता। और ये लाइन पूछता है कि जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे कैवल्य बोलते हैं, प्राप्त किया, तो जमुई शहर का झिरम्बिक ग्राम और क्यूल नदी को रिजुकुला नदी प्रमाणित किया है। तो वो स्थान ऐसा, देखो वैसे तो अगर आपसे बस स्थान के बारे में पूछ रहा है तो झिरम्बिक ग्राम हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पे सारी डिटेल लिख दी है। अगर बस ऑप्शन में आपको लिखा है झिरम्बिक ग्राम, आप उस पर टिक कर देना। तो ये जो है इसके आसपास नदी कौन सी है, तो क्यूल नदी है, जिसको अभी हम रिजुकुला नदी भी बोलते हैं। तो इसलिए नदी वगैरह के नाम भी याद रखना। तो ज्ञान प्राप्त करने से पहले इनका नाम था वर्धमान। वर्धमान महावीर आपको पता ही है, महान क्षत्रिय का जन्म बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या पैगंबर माने जाते हैं। और महावीर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछता है। सबसे पहले इनका जन्म स्थान था कुंडग्राम, याद रखना। और त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की है ना। अभी हमने पढ़ा विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, पाली भाषा में लिखी गई है ये त्रिपिटक। तीनों पिटक पाली भाषा में लिखी गई है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो गुप्त का था, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे मखली गोशाल या फिर गोशालक। याद रखना, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल, ठीक है। चलिए
जितना हो सकता है हम आज कर लेंगे, और आधे घंटे की क्लास, ताकि आपको ज़्यादा बोरियत ना लगे, क्योंकि लंबी क्लास कोई देखता ही नहीं है। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो वो थे आजीवकों ने किया था। जो बराबर की गुफाएं था ना, उसका आश्रम गृह के रूप में इनका उपयोग किया था। तो यहाँ पे माना जाता है कि जो बराबर गुफाएं थी वो ग्रेनाइट नक्काशी सम्राट अशोक के द्वारा आजीविक संप्रदाय के तपस्वियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी। सबसे विशिष्ट गुफा लोमस ऋषि है, जो वृक्षों के छप्पर और लकड़ी के आवासों का एक आदर्श मनोरंजन है। कुल मिलाकर याद रखना कि इसका प्रयोग किस आश्रम गृह के रूप में किया गया, किसने किया? तो आजीवकों ने किया। ठीक है, अगला आप देखिए, जैन कल्प सूत्र को किसने लिखा है? तो भद्रबाहु ने। याद रखना, भद्रबाहु ने लिखा है, और वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थकारों की आत्मकथाएं हैं। जैन धर्म में उनकी पुस्तक केवल भिक्षु लोग ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैन कल्प सूत्र को भद्रबाहु ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और ये हमारा लास्ट भी है। पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, जिसको हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। और कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? वो है आत्मदमन। आत्मदमन का मतलब वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। जबकि तप अर्थात आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल आपको बौद्ध धर्म में मिलेगा, जैन धर्म में नहीं किया है। तो जब भी आपसे पूछे कि कौन सी बात का जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है, तो वो है आपका आत्मदमन। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। 30 मिनट में मैंने आपको 60 से ज़्यादा प्रश्न करा दिया है, 66। बाकी कल की क्लास आपकी फाइनल हो जाएगी इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।